स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और किसान आंदोलन जो है अचानक से थोड़ा सुर्खियों से गायब हो गया होगा, आप भी देख रहे होंगे, लेकिन आज अचानक किसान आंदोलन को लेकर के कुछ खबरें आई हैं। आज एक्शन में है फिर से किसान। पंजाब के अलावा देश भर में कई इलाकों के अंदर किसान आज ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के निकले हुए हैं। टॉप गियर में ट्रैक्टर चल रहे हैं, आज हाईवे के ऊपर चल रहे हैं और देश भर के अंदर किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टर निकाले, ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं उन्होंने हाईवे के ऊपर। संयुक्त किसान मोर्चा भी आज इसमें शामिल है। इसके अलावा शंभू बॉर्डर से जो लगते हुए हाईवे हैं वहाँ पर भी आज किसानों ने ऐसे ही किया है। देश भर के अंदर नोएडा में भी ऐसे ही किया गया है, गाजियाबाद की तरफ भी ऐसा ही किया गया, यूपी में और आप पीछे चले जाइए तो मुजफ्फरनगर की सड़क जो जाती है उस पर भी ऐसा किया गया है। पंजाब में अमृतसर से शंभू बॉर्डर तक ऐसे ही ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है, लेकिन बॉर्डर्स शांत हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर पुलिस ने बैरिकेड करके बंद कर रखे थे, उनकी भी एक एक दो लेन जो है अब खोली जा रही हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर का बॉर्डर हो। ये सारे बॉर्डर्स जो हैं धीरे धीरे खोल करके वहां से और आवाजाही की रास्ते जो हैं वो बना दिए गए हैं पुलिस के द्वारा। तो ये तो अच्छी खबर आ रही है। लेकिन अब किसानों ने आगे क्या सोचा है? किसान क्या अभी भी दिल्ली कूच करेंगे? इस पर राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? सरवन सिंह पंढेर जो कि शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपने साथी किसानों को लेकर के, वो क्या कह रहे हैं, देखते हैं। ये कहा संयुक्त मोर्चे ने कि विरोध करने का अपना तरीका है। ट्रैक्टर श्रृंखला ये बनाने का एक प्रोग्राम करा है। दिल्ली की तरफ को जाने वाले हाईवे जो खास करके डिवाइडर हाईवे होंगे उस पर ट्रैक्टर लगाओ। अब जैसे ये हरिद्वार से दिल्ली हरिद्वार रोड है तो इस पे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लोग रहेंगे। भी हमारी मांगे आपको हर हाल में माननी होगी और इधर से जो मोर्चे की टोटल लीडरशिप है हमारी, उनकी कमिटमेंट्स हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों हम इस पर तो बात करेंगे। इसके अलावा आज एक खबर है वो आप सबको जाननी चाहिए और वो किसानों की मांग से, जो एमएसपी की मांग है उससे भी जुड़ी हुई है। एक सर्वे कराया है सरकार की एजेंसी एनएसएसओ, उसने एक सर्वे किया और सर्वे ये बता रहा है कि पिछले 20 साल के अंदर 2001-2 से लेकर के अब इसके बीच में हमारा आपका सबका, गांव के आदमियों को लेकर शहर के आदमियों को लेकर सबका जो महीने का खर्चा होता है वो कैसे बदला है, कितना बढ़ा है, किन चीजों पर ज्यादा खर्च होने लगा, ये सब कुछ वो डेटा जो है वो बता रहा है। इसको बताया गया है मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के द्वारा। आज ये बड़ी अहम डेटा इसमें निकल करके आया है। पहला डेटा इसमें क्या निकल करके आया कि एक तो दोनों ही वर्गों की, शहरी वर्ग की भी और ग्रामीण वर्ग की भी, महीने का जो खर्च है वो काफी बढ़ गया है। इन्फ्लेशन के साथ आपकी आमदनी बढ़ती है तो उसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट होता है, वो सब करके वो खर्चा बढ़ गया है। दूसरी अहम बात, पहले ज्यादा खर्चा जो होता था वो अनाज पर होता था, रोटी पर, गेहूं पर, चावल पर, दालों पर, इन पर लोग ज्यादा खर्चते थे। ये पेट भरना जो है वो पहली प्राथमिकता थी। अब उससे बढ़ करके और खासकर गांव के लोग, शहर से ज्यादा गांव के परिवार जो हैं वो किस पर खर्च रहे हैं? फलों पर, दूध पर, मछली पर, अंडे पर, सब्जियों पर। यह बता रहा है कि अब खान पान में हमारा देश और ग्रामीण भारत खास करके उन चीजों की तरफ बढ़ रहा है जिसमें पोषण ज्यादा है। केवल अनाज, केवल पेट भरना नहीं, अब पोषण की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो किसानों को भी यह समझना चाहिए कि सिर्फ अनाज उगा करके उस पर एमएसपी की जो वो मांग कर रहे हैं, इससे तो देश भी आगे बढ़ गया है। अब देश भी आपसे कह रहा है कि आप भी और चीजों पर आगे बढ़िए, उनकी जरूरत आज ज्यादा है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये सर्वे दरअसल बदलते हुए भारतीयों की जो खान पान की एक उनकी जो अपनी जो स्थिति है उसको दर्शा रहा है। और उसके साथ एक बात और दर्शा रहा है, कोई भी देश दुनिया का जब उसके लोगों की जेब में कमाई बढ़ती है, उनके पास कुछ रकम आती है, तो वो बेहतर खाना, बेहतर सुविधा, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर घर, बेहतर तरह की चीजें खोजते हैं। और हमारे देश में एक वर्ग है जो कह रहा है कि नहीं, किसान तो वही गेहूं और धान उगाएंगे। उसमें भी किसान ये नहीं तय कर रहे हैं कि भाई गेहूं और धान भी जो उगाना है आपको, आप वो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से, उस डिमांड के लिहाज से उगाइए। या दूसरा, जिसको सरकार ने भी प्रस्ताव के तौर पर कहा था, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए, आप जो आयात होने वाली चीजें अपने देश में उगाइए, बढ़िया लोग खरीद के खाएंगे। और ये कई बार कहा जाता है कि आप उसी दुकान में जाते हैं, आप शेल्फ में जाते हैं जो ऑर्गेनिक के नाम पर रखा हुआ है, 2 गुना 2.5 गुना ऊंची कीमत पर खरीद कर लाते हैं कि हम खाएंगे, हमारा बच्चा खाएगा।
उसके लिए आप देते हैं। तो पूरा पैटर्न बदला है, बिहेवियर बदला है, लेकिन जो क्रॉप उगाने वाले लोग हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, फार्म प्रोड्यूसर हैं, वो मानने को तैयार नहीं। उन किसानों को समझना पड़ेगा एमएसपी इस देश में बस कुछ वर्षों की रह गई है, वो भी जरूरी चीजों पर होगी जहां सरकार को उसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि लोगों के खान पान का वो हिस्सा रह ही नहीं। अच्छा, इसमें एक डेटा और, अब अच्छा इसको, और ये बात कही है जो नीति आयोग के हमारे सीईओ हैं उनकी तरफ से कहा गया है इसी सर्वे के डेटा को आधार बना करके, लेकिन उन्होंने कहा है, ये मैं कह रहा हूं लेकिन बाद में इसको अर्थशास्त्री और अध्ययन करके बताएं कि देश के अंदर जो गरीबी है वो आबादी के लिहाज से 5% तक रह गई है। आप 140 करोड़ का 5% निकाल सकते हैं, निकाल ही दीजिएगा सर, कितना होता है 140 का 5%, उतने वर्ग में गरीबी रह चुकी है हमारे देश के अंदर। देखिए, वो इस डेटा में कई तरह के जो हैं हमें संकेत मिलते हैं। एक तो ये संकेत, जैसे अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, एक संकेत ये है कि रूरल और अर्बन पॉपुलेशन किस तरह से फूड और नॉन फूड आइटम्स पे खर्च कर रही है। फूड आइटम्स आपको पता है कि गेहूं, अनाज, ये वो सब है। नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो सिर्फ इस तक सीमित नहीं है, उसमें फ्रिज आ जाते हैं, उसमें टीवी आ जाते हैं, उसमें प्रोसेस्ड फूड आ जाता है, उसमें ट्रैवल आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें, मेडिकल केयर आ जाता है। ये सारों पे कितना खर्चा हो रहा है? 7 करोड़। तो 7 करोड़ लोग गरीब रह गए देश में, डेटा इस डेटा के हिसाब से। बिल्कुल। अब उसमें इस डेटा पे भी मैं आ जाऊंगा आपके, कि उसमें ये कहा गया है कि भाई पहले तो गरीब की डेफिनेशन उसमें एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह से रूरल जो पॉपुलेशन है उसमें जो है अर्बन पॉपुलेशन 32 रुपीज़ पर डे जो खर्च करता है, और रूरल पॉपुलेशन जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें 47 रुपीज़ जो खर्च करता है, उसको गरीब हर दिन का। उसके हिसाब से अगर उसका खर्च देखा गया है कि वो किन चीज़ों पे खर्च करते हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि गरीबी जो है वो कम हो रही है, वो 5% जो है वो तक रह गई है। तो ये लेकिन ये डेटा बिलीवेबल लग रहा है आपको? भाई हम सब लोग अपने आसपास देखते हैं, देश में अगर ये 140 करोड़ के देश में ये कहा जा रहा है 7 करोड़ लोग जो हैं वो बिल्कुल गरीब हैं, मतलब मैंने गरीबी की आपको डेफिनेशन बताई, उसके हिसाब से ये जो एनालिसिस है। अगर आप इसमें थोड़ा सा शब्दों का चयन भी हम लोग ठीक करें, नहीं तो अभी इसी को लेके कोई सवाल पूछ लेगा, अच्छा तो सब अमीर हो गए 7 करोड़ के अलावा। 7 करोड़ लोग गरीब हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए, जिसको हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रीम पावर्टी, यानी उनकी जो रोज की जरूरत है वो अभी भी पूरा करने के लिए उनको मुश्किल है, जिसको हम कहते हैं कि 2 जून की रोटी उनको मिलती है, सुबह शाम का भोजन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बच्चे को स्कूल वो वाला संकट है। लेकिन बड़ा वर्ग होगा जो अभी अभी गरीबी से निकला होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम उनको इसीलिए अभी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए 25 करोड़ जो बताया, 25 करोड़ जिनको दिया जा रहा है, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं उन्हीं में से कोई होगा जो निकल कर अभी अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगा होगा, जिनके बच्चों को जो सरकारी स्कूल थे उससे प्राइवेट, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। सोसाइटी में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इसी तरह से होता है। लेकिन ये तो हम अपने आसपास से देख सकते हैं ना, आप अपने काम करने वालों, जो डेली लेबरर्स हैं, उन सब को देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि दरअसल एक्सट्रीम पॉवर्टी जो भारत में मानी जाती थी, जिसको लेकर लोग कहा करते थे, वो शायद अब नहीं है। काला हांडी जैसे दृश्य जहां राजीव गांधी जी ने जाकर बोला था कि 1 रुपए में 85 पैसा तो गायब हो जाता है, अब ऐसे स्थान भारत में कम है। इसमें बहुत योगदान मुझे लग रहा है, ये जो स्कीम चल रही है राशन वाली स्कीम जो है, इसका भी होगा। इस योजना का योगदान तो है, मुझे लग रहा है कि 10 साल के अंदर जिस तरीके से हर वर्ग के अंदर मतलब योजना है, प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना रही है, केंद्र सरकार की योजना रही है, वो जो जिस तरीके से गरीबों तक पहुंची है और डिलीवरी प्रॉपर हुई है। जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं और 85 पैसा रिश्वत में चला जा रहा है, सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। मुझे लग रहा है जो 1 रुपया भेजते थे वो पूरा का पूरा 1 रुपया प्रधानमंत्री मोदी की इसमें जनता की मदद के लिए गरीबों तक जा रहा है, उसके कारण ये स्थिति बदली है और परचेस पावर लोगों की बढ़ी है। और आज जो खबर भी आई थी कि 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकल चुके हैं। अब लगभग 7 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें सुबह उठने पर यह पता नहीं होता उन्हें भरपूर भोजन मिलेगा या 2 वक्त की रोटी मिलेगी कि नहीं, उतने ही लोग बचे। और मुझे लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से सरकार काम कर रही है गरीबों के बीच, या शायद खाना तो मुझे नहीं लगता देश में संकट होगा, नहीं है कुछ अभी ये नहीं कहा सकता कि सभी लोग को खाना मिल रहा है। कुछ वर्ग ऐसा भी मतलब जनसंख्या होगी जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी सुबह उठ के संभव नहीं होगा कि मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम हुई है। सरकार की अवेयरनेस है, ये सरकार की योजनाएं जा रही है, समाज भी इतना गरीबों के लिए आज काम करता है कि ऐसे लोगों के लिए भी मतलब भंडारे चलते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो उनका भी सहयोग मिलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं रही है, उसके कारण गरीबी की जो रेखा के नीचे रहने वाले लोग थे वो काफी ऊपर निकल कर आ गए हैं। और मुझे लग रहा है अगले 5 साल के बाद जो 7 करोड़ गरीब सरकार मान रही है वह भी लगभग खत्म हो जाएंगे। भाई किसान तो हमारा ट्रैक्टर लेकर के दौड़ रहा है, तो मतलब गांव से ही तो आ रहे हैं किसान, गांव से ही तो आ रहे हैं। ऐसा देखिए, अमीर किसान और गरीब किसान दोनों तरह के किसान हैं, तो ये
जो सर्वे है ये बेसिकली उन लोगों के, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, गरीब कौन है उसके अंदर किया गया है और उसमें से 5 to 10% पे किया गया। तो वो डेटा जो आता है वो दिखाता है कि किस तरह से पॉवर्टी सिंगल डिजिट पे आ गई है। आप कुछ कह रहे हो तो मैं अगली खबर पर बढ़ूं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जरा आप सोचिए ना, इसको ध्यान से सोचने समझने की जरूरत है। बिना वजह ही आप ट्रैक्टर लेके चल पड़े हैं। ट्रैक्टर लेके चलना मतलब आप किसी का नुकसान ही कर रहे होंगे ना। आप ठीक है, जनता को जो आपको करना है, बाधा डालना है, आप उसमें डीजल डलाकर बेवजह जिस ट्रैक्टर से आप कुछ 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा खेत जोत लेते, कुछ उपज के लिए काम कर लेते, उसमें ट्रॉली लगा के किसी का सामान पहुंचाते, कुछ कमाई हो जाती, आप उसको यूं ही अपने राजनीतिक तमाशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो नेता भी नहीं है ना कि कोई रैली कर रहे हैं, कोई पैसा दे देगा, कोई कौन करा रहा होगा वो सब। अच्छा, एक खबर हरियाणा की है, उस पर हम लोग जरूर बात कर लें। हरियाणा में एक हत्याकांड हुआ। नफे सिंह राठी, ये इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व विधायक भी थे। इनकी दिन दहाड़े लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी। कई राउंड फायरिंग की गई है। ये हरियाणा के अंदर बहादुरगढ़ के पास जो है ये हत्या हुई है और इसको लेकर के हरियाणा में राजनीति में इस वक्त बड़ी गर्मी आ गई है। उनके समर्थक जो हैं वो दिल्ली रोहतक रोड पर, हाईवे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हत्याकांड के खिलाफ। उनके जो बेटे हैं उन्होंने कहा है कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे अपने पिता का जब तक जो है उनको न्याय नहीं मिल जाता। और इसमें जो अब सरकार है, सरकार ने कहा है कि हम सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। विधानसभा में गृह मंत्री अनिल विज का अभी का ये स्टेटमेंट है कि नफे सिंह हत्याकांड में हमारी जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हम इसकी सीबीआई जांच कराते हैं ताकि इसमें किसी को कहीं कोई शंका ना रहे। राहुल जी, देखिए, इसमें एक पहलू है कि किस तरह से हत्या हुई। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मामले होते हैं कि ज़मीनों को लेकर आपस में राइवलरी होती है। बीजेपी के पूर्व विधायक का नाम आया, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वहाँ राइवलरी ज़मीनों को लेकर होती है, बाकी सब होती है, लेकिन इसका असर जो हरियाणा की राजनीति पे पड़ेगा वो बीजेपी के लिए बहुत सुखद नहीं होगा। मैं वैसे आपको बता दूं, INLD की बहुत सारी कोशिशें पिछले समय में रही हैं। पिछले एक रेफरेंस दे देते हैं जरा। ये देखिए, वहां पर भी जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी थी INLD, दिव्यलाल जी के जो बेटे थे वो 2 फाड़ हो गई। उनके 2 बेटे हैं, अजय चौटाला, अभय चौटाला। अजय चौटाला के बेटे हैं दुष्यंत चौटाला, जो सरकार में इस वक्त शामिल है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके ताऊ अभय चौटाला वो इनेलो के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और इसमें जो इनेलो है, जो जिस तरह से वहाँ पे पिछले साल से रैलियाँ कर रही थी, जिस तरह से वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से अकाली दल के साथ उनका गठजोड़ हो जाए, किस तरह से कांग्रेस को साथ ले आए। कांग्रेस में भी वहाँ पर बहुत सारी हलचल है। वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के नए चेहरे जो है इनेलो उठ जाएगी, आपको लगता है? मुझे लगता है वो दुष्यंत के साथ तो आ नहीं सकती, दुष्यंत और बीजेपी के साथ। बिल्कुल। तो ऐसे में ये लगता है कि वहाँ पर जो INLO का ग्राफ जो एकदम नीचे जा रहा था और उसके बाद कोशिशें चल रही थी कि किस तरह से ऊपर आ जाए, वो कहीं ना कहीं उसको बल मिलेगा इस सारी घटना। तो ये 10 सीटें निकालने की जो बीजेपी की कोशिश है उसमें INLD जो है अब एक फैक्टर बन जाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में इसका कोई बहुत असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को किसी सीट का नुकसान होगा। राजनीति से देखें तो INLD का कोई बहुत बड़ा नहीं है और नफे सिंह को ऐसे बहुत बड़े समाज सेवक नहीं थे, ऐसे बड़े नेता नहीं थे कि समाज में बड़ा नाम होगा उनका। अगर आप बैकग्राउंड भी देखेंगे तो जमीने का बड़ा व्यवसाय करते थे। लगता है कि जमीनों के विवाद के चक्कर में भी वो बड़े नेताओं की जो अक्सर जो हत्या होती है वो जमीनों की थी। आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर जो गायकवाड़ विधायक ने, बीजेपी के विधायक ने थाने के अंदर गोली मार दी थी दूसरे नेता को, वो भी जमीन का विवाद था। राजस्थान में गोगा मेडी का जो हत्याकांड हुआ था वो भी जमीन विवाद को लेकर हुआ था। तो बेसिकली जमीन के विवाद रहते हैं, कोई पुराना रंजिश मामला होगा उसको लेकर हुआ होगा। तो ये तो हरियाणा क्या इसमें देखिए अभी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन खबर में ये था, ये सिर्फ यहाँ तक, ये तो एक इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। अच्छा, ये गैंग इतना नोटोरियस है, जेल में है लॉरेंस बिश्नोई और हत्याएं होती हैं उसके नाम पर। तो ये तो हमने देखा ही है कि किस तरह से जो बड़े गैंगस्टर्स हैं वो जेल से भी अपनी जो गैंग है उसे चलाते हैं। दूसरी बात मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने जब ये कहा कि बीजेपी के लिए सहज नहीं होगा, तब मैं ये भी देख रहा हूं कि बीजेपी के साथ जो नॉन जाट वोट जुड़ा था वो भी कहीं ना कहीं जो है असहज है हरियाणा में, और वो नॉन जाट वोट जो है वो दोनों कांग्रेस और इस पार्टी की तरफ झुक सकता है। आप कहानी कुर्सी की देखते रहिए। कहानी कुर्सी की में आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, आपको बता दें, संदेश खाली की। संदेश खाली को लेकर के जो अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके एक बयान पर अभी हाईकोर्ट ने अपना रिएक्शन दिया है और उनकी बात को गलत बताया है, वो आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने आज असेंबली में खड़े होकर के बड़े जोर शोर से कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं अपने राज्य के अंदर बाल विवाह नहीं होने दूंगा। मुसलमान बच्चियों को लेकर ये जो दुकानें खोली हुई हैं, ये सारी दुकानें मैं बंद करा दूंगा। आपको दिखाएंगे हेमंत बिश्व शर्मा का ये रौद्र रूप एक ब्रेक के बाद।